अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आनंद फानन जी, सिस्टम में हैंग हो जाता है, सर्दी है, सर्दी सबको लगती है, सिस्टम को भी लगती है, हमें भी लगती है। लेकिन अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं, क्योंकि आई हैव जस्ट गॉटन बैक फ्रॉम इस्लामाबाद, वहां प्रॉपर ठंड आ नहीं रही, ठंड आ चुकी है। कराची में अभी ठंड नहीं आई है, मगर बहरहाल वेलकम टू द शो एंड आई होप दैट यू आर ऑल फीलिंग वेल। सबसे पहले आपको बताते हैं जी कि आज इतना जो हम फलसफा भगा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फिलोसफी डे है। अब पहले मैं कंफर्म कर लूं कि वो पैकेज है या नहीं, हमारे पास नहीं है एज यूजुअल, उसको भी ठंड लगी हुई है। तो आगे चलते हैं जी, सबसे पहले आपको जरा सियासी हालात की शायद रिपोर्ट मौजूद है, वो दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन। तोहफे में मिलने वाली घड़ी कहाँ बेची, किसको बेची, पैसे कहाँ से आए, कप्तान के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद। वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तोशाखाना की घड़ियां बेचने के इल्जामात पर इमरान खान ने खामोशी तोड़ दी। बोले मेरी किरदार कुशी की गई, उनके खिलाफ अदालत जाऊंगा। पाकिस्तान, लंदन और दुबई में कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मैंने फैसला किया है कि मैं अब जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा। मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा, और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। फवाद चौधरी भी इमरान खान के दिफा में आ गए। बोले इमरान खान को मिलने वाली घड़ी फरा गुज्जर के हवाले नहीं की। घड़ी 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद में ही बेची। कानून के मुताबिक 20% कीमत अदा करके घड़ी ली गई। घड़ी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया। ये जो घड़ी है, इसकी एवेल्युएशन जो की कैबिनेट डिवीजन ने, उन्होंने इसको एवेल्युएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग। इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्युएटर ने मुकर्रर की, और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की जाती मलकियत में चला गया। इसको आज ऊपर कुछ गड़बड़ है भाईजान, कोई पानी वानी पियो, चाय वाय पियो, ताकि हमें पता चले कि आपके जहन में क्या चल रहा है। बिलाल, आई होप यू आर फीलिंग बेटर एंड गेट वेल सून। आगे चलते हैं जी, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? मुझे बताइए, तोशा खान केस बड़ा इंटरेस्टिंग और काफी सनसनीखेज होता चला जा रहा है, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने गलती ये की कि अगर उन्हें तोशा खाना से किसी गिफ्ट को लेना था तो हमारे नॉर्मल तरीकाकार यही है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास जो चीजें आती हैं, तोशा खाना में जाती हैं, उसको आप अपने जाती यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसको बतौर बिजनेस इस्तेमाल करने का शायद मेरे ख्याल में ये पहला वाकया होगा। पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे कि आपने वहां से चीजें खरीदी और उसको महंगे दामों को आगे सेल कर दी। अब ये इमरान खान साहब इसका जवाब ये देते हैं, वो कहते हैं जी कि मैंने वहां से खरीद ली, आगे जो मैं मर्जी करूँ। लेकिन अगर आप उसको पूरे नेक्सस को समझें, शहजाद अकबर साहब आज कहाँ हैं जो इमरान खान साहब के सारे इस मामले के अंदर नैब के हवाले से बड़े बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। ये फरा जो बीबी है, ये इनके नेक्सस के अंदर क्या ताल्लुक था, शहजाद अकबर साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई, किस तरीके से करवाई गई, फिर पंजाब के अंदर फिर इमरान खान साहब की एहलिया के साथ उनका क्या रिलेशन था। नसरुल्लाह साहब, ये तो बाकी मामलात हैं, मुझे ये बताइए कि क्या तोशा खान केस पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, और क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंस हमारे पास नहीं है, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट तोशा खान से कोई जो भी तोहफा है उसको खरीदने के बाद उसको बेचने की या आगे किसी और को सेल आउट करने की कोई मुमानियत मौजूद है? देखिए, मुमानियत तो मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स किसी के पास अगर गिफ्ट उसने ले ली है, उसको सेल तो कर सकता है, अपने यूज में रख सकता है, किसी को गिफ्ट दे सकता है, क्योंकि वह उसकी मिल्कियत होगी। लेकिन नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो तोशा खाना में आने वाले गिफ्ट होते हैं, कीमती तायफ होते हैं, तो खास तौर उन ममालिक की तरफ से दिए जाते हैं जो दोस्त ममालिक, जैसे कि सऊदी अरब की तरफ से दिए गए। और आपको याद होगा पहले एक लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही थी कि कुछ तायफ बेचे गए, और ये गिफ्ट बेचने के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हम नहीं चाहते कि उन ममालिक को ये पता चले कि उनके तायफ जो है वो बेच दी गई।
تو میرے خیال میں ممانعت تو موجود سر بیچ دیے گئے وہ تو پھر پتا ہے، کئی تو غائب ہو جاتے ہیں، ویسے بھی کئیوں کا تو پتہ نہیں چلتا. لیکن بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ جو اب شخصیت منظر عام پہ آئی ہے جس کے حوالے سے اب ساری بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے آ کے کہا کہ انہوں نے کتنے میں یہ تحفہ خریدا ہے، وہ اپنے آپ میں کافی ایک ڈوبیس کیریکٹر ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہی کوڈ بی اے سیکنڈ بائر، لیکن یہ پہلے بائر نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے ان کے اپنے کچھ گھریلو معاملات کے کیسز اسی شخص کے سامنے آ رہے تھے جب انہوں نے اپنے بچے کی یعنی جو کفالت کے حوالے سے پیسے تھے، تب تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی یہ لاکھ روپے دینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے. اب یہ اتنا کروڑوں کا تحفہ خرید رہے ہیں، دیٹ آلسو ڈزنٹ میچ اپ. دیکھیں عمر فاروق صاحب کو میں بھی بڑے پرانے عرصے سے جانتا ہوں. ان کا ایک فیملی ایشو تھا، آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیویوں کے حوالے سے ان کی بچیوں کی کسٹڈی کا مسئلہ تھا. پھر جس طریقے سے پاکستان سے ان کو لے کے چلے گئے، پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ انہیں وہ جو لانا پڑا سارا معاملہ. ہمارے یہاں یہ تو بات درست ہے آپ کی کہ جب ہمیں کورٹ میں کوئی ایسے جو پریسیڈنٹ دینی پڑتی ہے یا ثبوت دینے پڑتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. امیر آدمی ہیں دبئی کے لوگ جو ان کی جاننے والے ہیں یا فواد سب ایون خود جانتے ہیں، پوری پاکستان تحریک انصاف جانتی ہے، بڑا ان کا کلوز رابطہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمر فاروق صاحب کا. تو میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خرید نہیں سکتے تھے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب کورٹ میں ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہمارے آپ کو پتا ہے گھر کی ملکیت کا جب ہم ثبوت دینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے احساسوں سے 3 کروڑ روپے کے گھر ہوتے ہیں جن کی مالیت 3 ارب روپے ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ جو سرکاری ریٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم شوق پہلے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے ہمارے. سر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی ان کا ایویڈنس ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جو روداد ہوئی ہے بہت ممکن ہے انہوں نے خریدا ہو، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ان کے اپنے اثاثے کے بارے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے، کیا یہ ان کے کسٹڈی کے معاملے میں یا ان کی جو فارمر اہلیہ ہیں ان کے کیس کو تقویت نہیں دیتا کہ ان کے پاس تو بہت اثاثے موجود ہیں؟ میرے خیال میں اس کو سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن جیسے دبئی کے اندر معاملات آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوتے ہی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ میری کمپنیز تھی. ہمارے تو جب ٹیکس میں آپ کو پتا ٹیکس خود بک کرنا ہو تب بھی یہ ذکر کار تیار کر لیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی ہم نے حال ہی میں سر برطانیہ میں ایک ہتک عزت کا کیس دیکھا ڈیلی میل کے حوالے سے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر نیٹ ورک کے لیے وہ کیس دائر کریں گے ہتک عزت کا کردار کشی کے حوالے سے. کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملات کو آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب کے کیس میں بھی مشکلات کافی ان کو پیش آئیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس اینکر نے یہ پروگرام کیا شاہزیب خان زادہ، انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بارہا رابطہ کیا جس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنا موقف دے دیں. یعنی آپ سیکنڈ پارٹی کا اگر موقف لینے کے لیے آپ اسے رجوع کرتے ہیں تو آپ ایک سالڈ کیس تو آپ کو موجود ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو موقع فراہم کیا. دوسرا اگر فرا کے ساتھ ساتھ اگر عمر فاروق آتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ خریدا اور ان کی جو ڈیلنگ ہے شہزاد اکبر کے ساتھ دلچسپی ہے تو ایک نیکسس تو بنے گا، ایک ڈیفیکلٹ کیس ہوگا. سر لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نیٹ ورکس بھی اور ہمارے جو لیڈنگ اینکرز ہیں یہ بڑے معتبر نام ہیں، یہ ڈیو ڈیلیجنس کر پاتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کی فورنزک رپورٹ کو لے کر بھی بہت معاملات کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس کی فوٹیج اس کی تصاویر کس طرح لیک ہوئی، کس طرح میڈیا تک پہنچی. صرف اور صرف میڈیا اس بات پہ معافی مانگ کر بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے؟ ایک اینگل آف کورس اس کا یہ ہے کہ یقیناً پروڈیوسر نے اینکر نے پی ٹی آئی سے ان کے موقف کے لیے رابطہ کیا ہوگا اینڈ فار واٹ ایور ریزن پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. لیکن جو نیوز وہ چلاتے ہیں اور جن لوگوں کو جن شخصیات کو لے کر آتے ہیں جو پروف اینڈ ایویڈنس وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں اس میں ڈیو ڈیلیجنس ہوئی بھی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جو ان کی رپورٹر نے یہ اسٹوری فائل کی ہے اس خاص طور پر اگر آپ دیکھیں اسلام آباد میں جس ڈیلر کو بیچنے کی بات کی جاتی ہے اس کا سرے سے وجود ہی نہیں وہاں پہ، وہ آفس ان کا جو ہے وہ شاپ بند ہے کافی عرصے سے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل یہ ہوگا کہ اس کا ثبوت لانا پی ٹی آئی کے ذمہ ہوگا بھارت کو کس شخص کو بیچی کب بیچی. اور پھر خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جیسے پہلے بھی جب اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروائی گئی تھی اس میں ان کے لیے مشکل یہ پیش آئی تھی کہ انہوں نے اس آمدن کو شو بھی نہیں کیا ہوا، نہ اس کی پرچیز کی آمدن کو اور نہ اس تحفہ ملنے والی جو چیز ہے اس کو. میرے خیال میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کیس ہے فار بوتھ پارٹیز.
एब्सोल्युटली, और बहुत बहुत शुक्रिया. इस वक्त जिस तरह की मकबूलियत खान साहब की है, और क्योंकि ये तोशा खान केस काफी अरसे से लिंगर ऑन कर रहा है, देखना यह है कि खान साहब के नैरेटिव को ये नुकसान पहुंचाता है या नहीं. उनके जो हामी हैं, क्या वो वाकई समझते हैं कि ये सूरत हाल उनके लिए डिफिकल्ट हुई है नहीं. इस वक्त नायाब गौहर साहिबा हमारे साथ मौजूद है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है. बहुत शुक्रिया नायाब ज्वाइन करने के लिए. योर कॉमेंट ऑन द प्रेजेंट केस, और किस तरह देखती हैं अब इस मामले को सुलझता हुआ? जी बहुत शुक्रिया सुधा. तो मेरे ख्याल में देखिए 2-3 चीजें हैं. एक तो ये कि पिछले कुछ दिनों में इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर अपना नैरेटिव बिल्ड किया. जी. 2 मेन चीजें हैं पिछले कुछ महीनों में. एक तो उनकी जो रजीम चेंज कंस्पिरेसी थी, उसके ऊपर भी काफी हद तक जो है वो ये साबित हो चुका है कि ये उनके प्रोपेगेंडा का और नैरेटिव बिल्डिंग का ही एक तरीका था, और उस पर भी काफी हद तक वो यू टर्न ले चुके हैं. और दूसरा ऑफकोर्स उनका एक एज लॉन्ग नैरेटिव जो है ऑफ बीइंग मिस्टर क्लीन. तो ये जो केस है, मैं ये समझती हूँ कि ये इतना क्लियर कट है, क्योंकि इसमें चंद चीजें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी और कुछ सवालात जो सामने आ रहे हैं. जिस तरह से ये मंजरे आम पर आया, जिस तरह एक जर्नलिस्ट ने तहकीक करने की कोशिश की, और फिर उनको जिस तरह उनको अदालत में धकेला गया, ड्रैग किया गया, दैट इन इटसेल्फ इज वेरी सस्पिशियस फर्स्टली. उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी जो सेकंड टियर जो कैडर है, वो इस पे क्लैरिटी ला ही नहीं पा रहे. अभी भी जो हम डिफेंस देख रहे हैं उनकी तरफ से, उसमें बहुत एम्प्टी रेटरिक है, उसमें सबूत की कमी है. जो सवालात पूछे गए हैं ये जर्नलिस्ट से लेकर, दूसरी चीज ये कि जो गिफ्ट है वो उमर साहब के पास कैसे पहुंचा, कैसे, इसका डिनायल नहीं आया अभी तक. अभी हमारे पास चीजें आ रही हैं कि उमर साहब को फ्रॉडस्टर कहा जा रहा है, उनकी किरदार कशी की जा रही है, शाहजेब खानजादा की किरदार कशी की जा रही है, विच इज ए रूटीन मैटर. जब भी इमरान खान साहब पे अटैक होता है तो वो अपने आप को डिफेंड करने की बजाय काउंटर अटैक उस इंसान पे करते हैं. नायाब, इफ यू डोंट माइंड मी, आपकी सारी बातों में वजन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वीव मेड दिस केस टू बी रादर यूनिक एज वेल. अगर आपको याद हो, क्या आप समझती हैं कि इस तरह की ड्यू डिलिजेंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के हवाले से हुई, जब हमने देखा कि तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब की तरफ से तोहफे में दिए जाने वाले एक हार के बारे में बड़ी बात होती थी. तो आई मीन वील फाइंड केसेस एवरीवेयर. कुछ केसेस दब जाते हैं, किसी को बार बार उठाया जाता है. What's your take on that? My take on that, सिद्रा, इज के एक तो मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत हुई, और दूसरी बात ये है कि देखें, एक इंसान जिसने अपना पूरा सियासी करियर एक 1 पॉइंट एजेंडा पे बिल्ड किया है, दैट ही इज इनकरप्टेबल एंड दैट ही इज नॉट करप्ट. आप अगर अगस्त की एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जरदारी साहब के भी जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर रेफरेंस करने की, उसमें साफ साफ लिखा है कि ही हैज फॉलोड द प्रोसीजर फॉर रिटेनिंग गिफ्ट फ्रॉम तोशा खान. ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं. बट दैट्स जरदारी साहब. आई एम टॉकिंग अबाउट गिलानी साहब राइट नाउ एंड द केस ऑफ द मिस्टीरियस नेकलेस. तो आप उसको अगर ये करना चाहते हैं तो करें, पर क्यों? आई मीन अगर ये समझते हैं, लेकिन पार्टी में कोई ड्यू डिलिजेंस इस पे नहीं हुई है. जितनी आवाज उठी आपने उस पर कोई बात नहीं की. तो देखिए, ये तो वही बात है ना. उस तरह तो इमरान खान साहब की भी पार्टी पे नहीं उठी. वो तो कहते हैं उनकी पार्टी बहुत जमहूरी है, वो तो कहते हैं उनकी पार्टी में हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होती है. तो लेट्स स्टिक टू द पर्सन जिसने हर किसी की इज्जत उछालने की कोशिश की है, और आज जब उसकी अपनी जो है वो जो उसके अमाल हैं उनको जब हम खोल के देखते हैं, हर मरहले पे हमें कोई ना कोई चीज नजर आती है. उनकी जो एसोसिएशन है विद द लेडी फरा, वो आज तक उन्होंने पहले आकर किसी को, अपने किसी साथी को उस तरह से डिफेंड नहीं किया जिस तरह से उन्होंने उन खातून को किया. आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. हमारे साथ नायाब जान मौजूद थी, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे. अहम बात यह है कि व्हेन यू टेक एन एब्सोल्यूट स्टांस ऑफ बीइंग इनकरप्टेबल, यकीनन सिस्टम में और आपके एक्सपीरियंसेस में एंड दीज वेरियस केसेस व्हिच आर नाउ कमिंग अप शो अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर. तो एक क्रेडिबल लीडरशिप वॉइस इस वक्त मेरे ख्याल में उसका एक बहुत बड़ा डेफिसिट पाकिस्तान में नजर आता है. अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जब एक की तरफ उंगली उठती है तो दूसरा कहता है कि द सेम पर्सन वाइल डिफेंडिंग देमसेल्व्स कहते हैं कि जी उनको भी तो देखें, वो भी तो यही कर रहे थे. इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड सैड एट द सेम टाइम. लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक.